सुरों की मलिका आशा। सुरों की मलिका आशा भोसले ने अपनी संगीत साधना और लगन से हर रस के गीतों को गाकर करोड़ों दिलों को गुदगुदाया है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, सभी आशा भोसले की प्यारी आवाज के दीवाने हैं। इस वर्ष विश्व के ऑल टाइम हिट रिकॉर्ड्स में आशा भोसले को 37वां स्थान मिला है और ये गौरव पाने वाली आशा जी पहली भारतीय महिला है। मेरे दिल से ओ जाना, समझो दिल की जुबान। ऑल टाइम वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम 37 पे आया। जब मैं कलकत्ते में थी, मेरा रिकॉर्ड रिलीज़ कर रही थी बंगाली, और वहाँ जब ये सुनाई दिया तो मेरी समझ ही नहीं आई कि इतना बड़ा मान मिला है। उन्होंने ये भी कहा कि इसमें गाने वाली सिर्फ आप हैं और अली अकबर खान साहब वगैरह, मतलब इंस्ट्रूमेंट वगैरह सब इंस्ट्रूमेंटल लोग हैं, लेकिन गाने वाले में सिर्फ मैं हूँ। प्लैटिनम, प्रेशस प्लैटिनम कुछ रिकॉर्ड के लिए मुझे मिला और बहुत खुशी हुई। इस साल का मेरे बर्थडे का सबसे बड़ा अब मुझे प्रेजेंट वही मिला। आशा जी ने विश्वविख्यात उस्ताद अली अकबर खान के लिए भी गाया है। वैसे मैं उनको काफ़ी पुराना जानती थी। जब उनकी पहली फिल्म बनी थी आंधिया, उसमें मैंने गाना गाया था। उसको उनकी पहली फिल्म, मतलब समझ लीजिए कि हम 18-19 साल के होंगे, तब मैं उनको जानती थी। उसके बाद उन्होंने जब सैन फ्रांसिस्को वो चले गए और उन्होंने जब कहा कि आशा को ये गाने गाने हैं मेरे, तो मैं डर के मारे बिल्कुल कांप गई थी, क्योंकि उनका जो म्यूज़िक है वो ज़्यादातर 8.5 मात्रा, 11.5 मात्रा, साढ़े में चलता है और ये गाना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने पहले ना कह दिया तो मेरे बच्चों ने मुझे समझाया कि नहीं, तुम करके देखो, नहीं हुआ तो छोड़ दो। उन्होंने मुझे कैसेट भिजवा दिया कि ये गाने ऐसे हैं, तो शंकराभरण, शंकराकरण, ऐसे ऐसे राग उन्होंने लिए थे, तो मैं और भी डर गई थी। उन्होंने, जब मैं वहाँ पहुँची और मैंने कहा कि मैं गाने के लिए आई हूँ, तैयार हूँ मैं, तो उन्होंने पहले तो गणेश जी की पूजा करके मुझे अपनी बेटी बनाया। बेटी बनाने के बाद मुझे गंडा बांधा, बाकायदा गणेश की पूजा और जैसे सरस्वती पूजा सब उन्होंने किया। वो करने के बाद उन्होंने कहा कि अच्छा, मैं अभी तुम्हें पहला गाना सिखाता हूँ, ये मैहर घराने की तुम अभी शिष्या बन गई हो। और बहुत इज़्ज़त दी उन्होंने मुझे और मैंने वो उनके गाने सीखे। तो वहाँ जो उनके स्टूडेंट्स हैं वो सब अमेरिकन्स हैं, तो उन्होंने कहा कि क्लासिकल गाने के लिए आप प्लेबैक सिंगर को लेके आए। ये वर्डिंग्स थे उनके, प्लेबैक सिंगिंग इट्स अ वेरी इजी थिंग मैन, ऐसे बात करते वो लोग। तो मैं चुप रही, मैं कुछ बोली नहीं। जब गाने उनके आए, इतने मुश्किल गाने थे और मैंने 15 दिन में याद किए और 1 महीने के अंदर रिकॉर्डिंग करके मैं वापस आ गई थी। तो किसी ने उनको कहा कि आशा को आपने कैसे बुलाया, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ वही गा सकती है और कोई नहीं गा सकता है। गाना गाने में गाना आना ये तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन ज़िद होना और ज़िद से गाना, सारा जान लगा के गाना सिर्फ आशा ही कर सकती है। नौशाद साहब वहाँ गए हुए थे, उन्होंने वहाँ जाके रिकॉर्ड सुनी और मुझे वहाँ से सैन फ्रांसिस्को से उनका फ़ोन आया कि भाई आशा, मैं बहुत खुश हूँ, हमने तो तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती की, जो हमने ज़्यादा हमसे गाने नहीं गवाए लाइफ में। आप इतना अच्छा गाई हैं उनके साथ कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, बयान नहीं कर सकता हूँ। भाई शाबाश, आपकी क्या बात है। आशा जी को प्रकृति से यानी कुदरत से बेहद लगाव है, क्योंकि प्रकृति से ही उन्हें प्रेरणा मिलती है। इतनी सुंदर हरियाली देख के और इसी जगह देख के मन में हमेशा कुछ ना कुछ राग आता है कि कुछ गाना चाहिए, कुछ गुनगुनाना चाहिए, और अपने आप ही निकलता है।
खाना बनाने खड़ी होती हूँ तब भी ऐसे ही होता है, कोई अच्छी जगह देखती हूँ तो ऐसा ही होता है, मंदिर में जाती हूँ तो ऐसा ही होता है कि लगता है कि ये सब चीज़ मुझे ईश्वर ने दी है। झरने जब नीचे गिरते हैं मुझे बहुत सुंदर लगते हैं, झरने की तो मैं पागल हूँ बिल्कुल। बड़े बड़े पेड़, हरियाली, ये सब देख के मन बहुत खिल उठता है। ऐसा लगता है कि इसी से संगीत बना हुआ है। ये सब चीज़ें हैं जो तान ज़र से नीचे आती, जब तान आती तो लगता है कि झरना गिर रहा है नीचे। इसी तरह संगीत मेरा ख्याल है पूरा प्रकृति से बना हुआ है, और प्रकृति को देख के ही संगीत गाने को दिल करता है। बजाय के हॉल में बैठ के गाए इंसान, ऐसे खुली जगह में गाए तो बहुत अच्छा लगता है। इंटरनेशनल सुपरस्टार माइकल जैक्सन से भी आशा जी काफी प्रभावित रही। माइकल जैक्सन एक चमत्कार था, जिसको कहना चाहिए भगवान ने भेजा हुआ एक अजब अजब चीज़ उसने संसार में डाली थी। जो गाना भी गाता था, वो डांस भी करता था, किसी को नकल नहीं करता था, बड़ा शांत और अच्छा आदमी था। लेकिन इस दुनिया में लोगों को किसी का भी अच्छा हो देखा नहीं जाता है, इसलिए उसके पीछे हाथ धो के दुनिया पड़ी, बुरे लोग उसके पीछे पड़े, पैसा नाम देखा नहीं जाता है। फिर उसको बेचारे को बहुत तकलीफ़ दी, और जब उस तकलीफ़ में वो चला गया तब जाके अब लोग उसको बहुत उसके लिए शो कर रहे हैं और वो अच्छा है सब कुछ बोल रहे हैं। तब किसी ने नहीं कहा। अच्छे संगीतकार का हमेशा ऐसा ही हुआ है। बहुत संगीतकार बेचारे गए कहाँ, क्या हुआ उनका किसी को पता ही नहीं है। जब तक थे तब तक किसी ने पूछा नहीं, जाने के बाद सब ने उनको सर पे उठाया। वैसे मैं माइकल जैक्सन से मिली हूँ। वो यहाँ शो करने आए थे मुंबई में शो करने आए थे, और वो ओबराय में रुके थे, और मुझे मेरे साथ थे, वहाँ ले जाने वाले थे भरत भाई शाह मुझे वहाँ लेके गए। और मेरे सामने जब वो चल के आए माइकल जैक्सन, तो मैं खुशी से बिल्कुल, मैं बहुत फ़ैन हूँ उनकी, और उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया और मैंने उनको एक सोने का कड़ा प्रेजेंट किया। उन्होंने थैंक यू कहा। मैं सिर्फ देख रही थी कि भगवान ने इस इंसान के अंदर क्या भर दिया है। ऐसा शांत आदमी, एकदम लगे नहीं कि ये कोई कुछ कर सकता है। उसके बाद शो देखने के लिए मैं गई, उनका शो देख रही थी, और मुझे शुरू हुआ और एंड तक मैं बैठी नहीं जगह पे, मैं खड़ी होकर तालियां दे रही थी और ये देख रही थी कि ये एक अजूबा है। ये ऐसा इंसान, हम गाते हैं, सब प्रोग्राम करते हैं, लेकिन माइकल जैक्सन जैसा कोई नहीं करता। इतने लंबे संगीत सफर में आशा जी ने कई दौर देखे हैं, पुराने दिग्गज संगीतकारों से लेकर आज के युवा संगीतकारों तक। पुराने ज़माने के जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे वो बहुत गाना सीखे हुए थे, और उनको पता था वो क्या बना रहे हैं। उनको ये भी होता था कि गा भी सकते थे वो लोग, बता भी सकते थे, सिखा भी सकते थे। पर आहिस्ता आहिस्ता उसमें चेंज हो गया। बहुत से लोग ऐसे थे जिनको म्यूज़िक नहीं आता था, लेकिन ट्यून अच्छी बनाते थे, क्योंकि ये क्रिएटिव वर्क भगवान किसी किसी को दे देता है। और उसमें बहुत से लोग ऐसे थे कि जो गाना सीखे बगैर भी अच्छा म्यूज़िक देते थे, लेकिन उनका बहुत कटाक्ष रहता था कि हम गाने वाले को कैसे सिखा रहे हैं और गाने वाला कैसे गा रहा है। फिर हमको वो छोड़ देते थे कि आप अभी इम्प्रोवाइज़ कीजिए, हमारा गाना ये है, इम्प्रोवाइज़ कीजिए। ऐसे थोड़े लोग थे, थोड़े लोग बहुत कंजर्वेटिव थे जो बोलते थे हमने जो सिखाया वही गाओ, लाइक नौशाद साहब। लेकिन उनको भी मैंने बदलवा दिया था, मैं उनमें भी कुछ ना कुछ नया करती थी और उनको पसंद आ जाता था। अभी आजकल सब चीज़ में बहुत फ़र्क हो गया है, क्योंकि मशीनरी बहुत ज़्यादा काम करने लग गई हैं, और कंप्यूटर जब से आया है तब से मेरा ख्याल है कि लोग कंप्यूटर से ज़्यादा काम कराते हैं। हम गाते हैं तो आजकल लाइव नहीं होता है, सिर्फ हेडफोन लेके हम गाते हैं। कौन इसके बाद गाने वाला है मालूम नहीं, म्यूज़िक क्या आने वाला है मालूम नहीं, और हवा में जैसे हम गा रहे हैं। अगर लव सॉन्ग है, सामने वाला लड़का कुछ कह नहीं रहा है, म्यूज़िक नहीं बज रहा है, तो आप क्या गाएंगे? फिर भी मन को बटोर के और हम उसको कैसे भी करके गाते हैं।
पहले ये होता था कि सारे साथ में होते थे, सिंगर साथ में होते थे और फिर हम गाते थे, तो ये अब रहा नहीं। तो आहिस्ता आहिस्ता म्यूज़िक मुझे ऐसा लगता है जैसे मशीन बनता जा रहा है, और फिर भी उसमें काफ़ी जान डालने की कोशिश होती है। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि फीलिंग जो गाने में डालने होते हैं, जो देर लगती है, गाना अपनाना पड़ता है, उसके वर्डिंग्स को, बोलों को समझना पड़ता है कि ये क्या कह रहे हैं, हमें कैसे इसके साथ खेलना है, ये जब तक नहीं मालूम होता है तब तक। अब देखिए कोई भी गाना आप उठा के देख लीजिए कि ये है रेशमी जुल्फ़ों का अंधेरा, ना घबराइए, जहाँ तक महक है मेरे गेसों की, चले आइए। अब चले आइए और जहाँ तक महक, मतलब हर बोल को उन्होंने ऐसा कहा है कि बोलों के साथ गाना जा रहा है। इस तरह हमें कहा जाता था कि ऐसा गाइए, ये हमारा, हमने ये बनाया। अभी आप अपना इसमें दिल डाल दीजिए, जान डाल दीजिए। अब ऐसा रहा नहीं है। अब गाना आता है हमारे सामने, बस गा लिया 2-3 बार, बोलते चलिए रिकॉर्डिंग करेंगे, तो वो गाना हम अपना भी नहीं सकते हैं, उसको 50 बार गाना चाहिए, उसको बोलों को रटना चाहिए, तब जाके गाना होता है, और वो रहता भी है। आज पुराने गाने भी लोगों को इसलिए याद रहते हैं क्योंकि वो बहुत दिल से, बहुत मेहनत से, बहुत देर लगा के गाए हुए हैं। फट से आया हुआ गाना फट से चला जाता है। यंगस्टर की एक ही बात मुझे आजकल जो अच्छी नहीं लगती है, वो ये है कि वो लोग गाना गाते हैं या लिखते हैं या कुछ भी काम करते हैं, वो बहुत फास्ट जाना चाहते हैं। उनको ये लगता है कि मैंने एक गाना गाया नहीं कि मैं ऊपर चढ़ जाऊं। ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ बड़ी शांति से, बहुत पेशेंस के साथ रहना पड़ता है। आपके में अगर पेशेंस नहीं है, आप ऊपर जाना बड़ा मुश्किल है। पेशेंस से आपको हर चीज़ सहनी पड़ती है, बड़ों की बातें सुननी पड़ती हैं, 10 बार गाना पड़ता है, 10 बार उसको हमें बोला करते थे, अरे ये तो मराठी लड़की है, इसको उर्दू कहाँ से आएगा, अरे मराठी लड़के एनू तो पंजाबी नहीं आंदी है, किस तरह गाएगी। ये भी सुना है हमने। तो हमने बोला कोई बात नहीं, हम पंजाबी नहीं, हम पंजाबी गा के बताएंगे। ओ पाइया जी कित्थे जानते हो। मैंने कहा हम भी सीख लेंगे। हमने सीखा। उर्दू का भी ऐसे ही था। मैंने कहा बताइए ना क्या है, ख्वाब बोलना है, खुदा बोलना है, मुक़द्दर बोलना है, हम सब बोलेंगे। तो इस तरह ज़िद होनी चाहिए, सीखना चाहिए। आँखों की मस्ती के इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, मस्ताने हजारों हैं, इन आँखों से वाबस्ता, इन आँखों से वाबस्ता, अफसाने हजारों हैं, अफसाने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती। हाँ, गज़लें तो मैंने बहुत गाई हैं। गुलाम अली जी के साथ मेराज गज़ल गाई थी, और उसमें एक गाना था तो मुझे बहुत ही पसंद है, सलोना सा सजन है और मैं हूँ, सलोना सा सजन है और मैं हूँ, जिया में कुछ न न न न और मैं हूँ, सलोना सा सजन है और मैं हूँ। बहुत सी गज़लें गाई मैंने, और पाकिस्तान के गुलाम अली जी के साथ गाया, हरिहरन जी के साथ गाए, फिर मैंने कशिश करके नूरजान जी की गज़लें गाई, और फरीदा खानम जी की गज़लें भी गाई। उसमें बहुत मुझे पसंद है, शायद आपको भी पसंद आ जाए। आज जाने की ज़िद ना करो, जाने की ज़िद ना करो, आज जाने की ज़िद
आहिस्ता आहिस्ता आपको करना चाहिए। एकदम फड़क से आ गए किसी म्यूज़िक के शो में आ गए या स्टेज पे आ गए, लोगों ने तालियां बजाई, नहीं, वो तालियां होती है लता मंगेशकर को, रफ़ी साहब को, किशोर कुमार को। आप उनका गाना गा रहे हैं, उनको तालियां जा रही है। आपकी तालियां आपको मिलनी चाहिए जब आप अपना गाना गाएंगे इतना सुंदर। इसलिए मैं बच्चों से यही कहती हूँ कि अपनापन कुछ लाओ, अपना कुछ बनाओ। मैं अपने सन के साथ, मेरे लड़के के साथ गा चुकी हूँ और अब मैं गा रही हूँ उस लड़के के मतलब मेरा पोता, ग्रैंडसन। चिंटू इकड़े, यह है मेरा चैतन्य यानी चिंटू। इसने म्यूज़िक दिया है और मैंने गाया है। और आपने कहा था यंगस्टर के साथ मैं कैसे जमा लेती हूँ, ऐसे जमा लेती हूँ। देखिए, गाएगा तू? हाँ बिल्स, आपने बोला तो बाप रे, टेंशन होता है। कहते हैं दिल दे ना रोको रोको, कहते हैं दिल से ना सोचो सोचो। निकलो ये ख्वाबों की दुनिया से, छूटी ये प्यार की दास्ता है। अब सुन लो मेरी ज़बान, बागों में खुशबू भीनी भीनी, प्यार की मिठास की झीनी झीनी, बागों में खुशबू भीनी भीनी, प्यार की मिठास की चीनी चीनी, दिल मेरा ये धुन गुनगुनाए, प्यार खुशनसीब, you can do it। संस्कार ऐसे होते हैं कि मेरी 7.5 साल की बच्ची है जो बिरजू महाराज जी की जो शिष्या है रेणु जी, उनके पास कथक सीखती है, और अभिषेकी के जो शिष्य हैं उनके पास क्लासिकल गाना सीखती हैं। उसके 7 साल में 3-4 राग हो चुके हैं और इसके बाद उनको पूजा पाठ घर में हम कराते हैं। इतनी छोटी सी दी जब से पूजा में बैठती है। यही संस्कार होते हैं जो हमें आगे ले जाते हैं, जो हमारे बच्चों को आगे अच्छा रास्ता दिखाते हैं। इसके बाद वो इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, हिंदी भी पढ़ रहे हैं। इनको हर चीज़ आनी चाहिए और संस्कार सिर्फ घर से शुरू होते हैं। वो दे सकती है माँ, दादा, दादी, घर के लोग ही दे सकते हैं। सच तो ये है कि आशा जी के गीत ही नहीं, उनकी बातें, उनका प्यारा स्वभाव सभी के दिल को भा जाता है। 43 से तो मैं गा रही हूँ, छोटी सी थी, पर आहिस्ता आहिस्ता लोगों को मेरे गाने बहुत अच्छे लगने लगे। जैसे पहले मराठी गाने आए और हिंदी गाने आए। एक गाना बहुत लोगों को पसंद था, गीत कितने गा चुकी हूँ इस सुखी जग के लिए, आज रोने दो मुझे पल एक अपने भी लिए। ये गाना और मराठी गाने लोगों को बहुत पसंद थे। गुजराती भी मैं गाती थी तभी, और मेरा फ़ोटो किसी ने नहीं देखा था। मैं गाती जा रही थी, 60 हो गया, 60 साल में 70 होगा, लोगों को पता ही नहीं था मैं कैसी दिखती थी। और कभी कभी कदाच फ़ोटो अगर आ भी गया तो ऐसा हल्का कहीं आ जाता था, किसी को पता भी नहीं लगता था। और लोगों को लगता था मैं बड़ी सुंदर लड़की होंगी जो कैबरे गाती है, ऐसे ऐसे गाने गाती है। तो लोगों के लेटर्स आते थे, लेटर्स पढ़ के मैं हंसती थी और मेरे हस्बैंड के हाथ में थमा देती थी और बोलती थी आप ही पढ़ लो इसको। तो 50s में जो लेटर्स आए थे तो भोसले साहब पढ़ के बहुत चिढ़ जाते थे, पर वो कुछ कर नहीं सकते थे। मुझे बड़ा मज़ा आता था। ऐसे करते करते लोगों को मालूम ही नहीं था आशा भोसले दिखती कैसे हैं। और एक बार एक अच्छे आर्टिस्ट से मेरा पाला पड़ा, वो गौतम राजाध्यक्ष और मिकी कॉन्ट्रैक्टर मेकअप मैन। उन्होंने मुझे इतना सुंदर बना दिया और मेरे फ़ोटो इतने आने लग गए, और तब लोगों को पता लगा कि आशा भोसले दिखती कैसी हैं। मीडिया जब से हुआ है तब से लोग मुझे देखते हैं और याद रखते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैंने क्या पहना था, मैंने जेवर क्या पहने हैं, मेरे कान में कैसा है, मेरी साड़ी का रंग क्या है, ये सब देखते हैं। और औरतें ज़्यादातर मेरी साड़ियाँ और मेरे जेवर कैसे हैं ये बहुत ध्यान से देखती हैं। मुझे वैसे शौक़ है कि अच्छे कपड़े, अच्छे जेवर, इसका बहुत शौक़ है। लेकिन अभी बोलना चाहिए कि था,
अभी इतना नहीं रहा, लेकिन पहले था। मुझे बहुत मैचिंग पहनना चाहिए, बाल अच्छे होने चाहिए और जेवर उसके हिसाब से होने चाहिए, या कांच की भी चूड़ियाँ हो तो मैचिंग करके, चप्पल मैचिंग करके। ऐसा मेरा एक खुद का स्वभाव था कि जब लोगों के सामने जाओ तो प्रेजेंटेबल होना चाहिए। उम्र कितनी भी हो फिर भी आपको लोगों के सामने जाते समय प्रेजेंटेबल होना चाहिए। इस चीज़ को मैं मानती हूँ देवानंद जी को। देश की सीमाओं पर तैनात सैनिकों के लिए आशा जी के दिल में एक खास प्यार और सम्मान है। देश के लिए तो मैं बहुत पैट्रियोटिक हूँ, मुझे बहुत देश से प्यार है। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना। हम लोग आराम से रहते हैं, खाते पीते हैं, होटलों में घूमते हैं, फिल्में देखने जाते हैं, लेकिन आप किसी को ये पता नहीं है कि हम ये आराम से कैसे कर सकते हैं। इसके पीछे कौन है जो हमें आराम देता है? वो हैं जवान, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे मिलिट्री हो। ये जवान जो हैं, इनके वजह से हम बिल्कुल ठीक रहते हैं। अभी हाल में मैं खड़कवासला गई थी और वहाँ पर मुझे जब मिस्टर वहाँ के जो भी बड़े लोग हैं, जनरल कर्नल कोई भी, मुझे याद नहीं रहता है, तो उन्होंने मुझे ये टोपी दी। ये टोपी देने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद मैं नेवी इसमें गई तो नेवी के जो रोहित भट्ट करके हैं, उन्होंने मुझे अपनी खुद की टोपी उतार के दी और मैंने उनसे कहा, पहला तो मैंने एक शो किया पूना में हॉस्पिटल में उनके फ्री शो, और अभी मैंने उनसे कहा है कि मैं खड़कवासला आके जवानों के लिए शो करूँगी। मैंने फोर्ट विलियम में कहा है कि मैं आप लोगों के लिए आके शो करूँगी कलकत्ता में, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। काश कि मैं लड़का होती और मैं ऐसे ही नेवी में जाती, मैं अपने देश के लिए कुछ करती। देश के लिए मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, मैं तो अभी 75 साल हो गई, 76 लगा मुझे, तो अब मैं अगले जन्म ज़रूर देश के लिए कुछ करने के लिए जाऊँगी। जो जवान बॉर्डर पे खड़े हैं, जो जवान बॉर्डर पे खड़े होकर हमारे लिए लड़ते हैं, जाते हैं, उनके बाल बच्चे हैं, उनकी बीवियां हैं, उनकी माँ हैं, सब चीज़ें सोच के बड़ा दुख होता है। और मैं सोचती हूँ कि ये जो वॉर है वो कभी नहीं होनी चाहिए। ये वॉर का सब सिलसिला ही बहुत गलत लगता है, कभी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ये हमारे जवान हैं, इसलिए हम लोग हैं, इसलिए हम आज यहाँ खड़े हैं, बात करते हैं, या आप लोग टीवी देख सकते हैं, वरना मालूम नहीं क्या हो जाता।